गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को सुप्रभात। जय हिंद। मध्यकालीन इतिहास के तहत आज आप सभी को जो हम पढ़ाने वाले हैं वह विषय है दिल्ली सल्तनत में इक्ता व्यवस्था का विकास एवं पतन। अर्थात दिल्ली सल्तनत में इक्ता व्यवस्था का क्या स्वरूप है, किसने उसकी शुरुआत किया, प्रत्येक सुल्तान ने कैसे कैसे इक्ता व्यवस्था में बदलाव किया। भारत में खास करके दिल्ली सल्तनत में इक्ता व्यवस्था के लागू होने के पीछे क्या कारण थे और कैसे इक्ता सिस्टम से प्रशासनिक व्यवस्था चलती थी या प्रभावित होती थी। इन्हीं सब बातों का विशेष करके अध्ययन इस क्लास में किया जाएगा या इन्हीं सब बातों पर विशेष करके हम प्रकाश डालने का इस क्लास में प्रयास करेंगे। इक्ता व्यवस्था इक्ता व्यवस्था आप सभी लोग जान रहे हैं कि दिल्ली सल्तनत में किसने लागू किया, कब लागू किया, लेकिन आप बहुत ज्यादा विस्तार से नहीं जानते हैं। मात्र 2-4 यदि आपको एग्जाम में लिखने के लिए आ जाए तो 2-4 लाइन लिख पाना भी कठिन हो जाता है आपके लिए। लेकिन आज हम आपको इस पूरे 1 घंटे की क्लास में बताएंगे कि कैसे इक्ता व्यवस्था प्रत्येक शासनकाल प्रत्येक सुल्तान के काल में देखने को मिलती है और भारत में इक्ता लागू होने के पीछे मेन कारण क्या था। तो अब हम शुरुआत करते हैं एक परिभाषा और अर्थ को बताते हुए, फिर हम पर्टिकुलर एक एक शासक पे आएंगे कि कैसे कैसे दिल्ली सल्तनत में जो सुल्तान है उन्होंने क्या क्या बदलाव किए या क्या क्या उसमें ऐड किया इक्ता सिस्टम में। तो आप ये देखिए कि विजित प्रदेशों को अपने अनुयायियों में विजित प्रदेशों को अपने अनुयायियों में बांटने की प्रथा सभी देशों में थी। विजित प्रदेशों को अपने अनुयायियों में बांटने की प्रथा सभी देशों में सभी समय रही या सभी समय थी, बशर्ते उसका स्वरूप भिन्न भिन्न था। कहने का पर्याय, ये जो 2 लाइन मैंने बताई है आपको, इसका आशय क्या है, इसका अभिप्राय क्या है कि जब कोई सुल्तान या राजा या क्षेत्रीय राजा या महाराजा सम्राट क्षेत्र को विजित करता था तो उस क्षेत्र को
अपने चाहने वाले या उनके जो फॉलोवर थे, जो उनके अनुयायी थे सम्राट के या राजा के या सुल्तान के, तो उनमें उस क्षेत्र को कभी कभी दान के स्वरूप में, कभी वेतन के स्वरूप में, प्रोत्साहन के रूप में या अन्य प्रकार से उसको वितरित भी कर दिया जाता था। तो जैसे कि यदि आप दिल्ली सल्तनत के पहले देखिए भारत में, खास करके पूर्व मध्यकाल में, मैंने आप सभी को पढ़ाया भी है सामंतवाद, जिसे एक प्रकार से सामंत काल के नाम से भी संबोधित करते हैं। तो दिल्ली सल्तनत के पहले जब मैंने आपको पढ़ाया कि पूर्व मध्यकाल में कि जो सबसे बड़ी विशेषता है वो है सामंतवादी सिस्टम। मतलब जो पूर्व मध्यकाल में जो शासन व्यवस्था चलती थी वो सामंतों के द्वारा एक प्रकार से चलती थी। उसमें होता क्या था कि राजा के पास बहुत सा भूमि होता था और वह क्या करता था कि जो उसके अधीन छोटे छोटे राजा होते थे उनको भूमि जब दे देता था तो वही भूमि जब उनको देता था या सैनिकों को भूमि देता था तो वो सामंत कहलाते थे। और आप यूट्यूब पे लेक्चर भी है सामंतवाद वाला, आप लोग वहां पर सुन सकते हैं और बहुत ज्यादा डिटेल में 1-1.5 घंटे की करीब क्लास है वो, तो विस्तार से मैंने बताया है। तो कैसे आप देखिए कि सामंत जो है अपने क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रभावी है, कैसे वो प्रशासन में हस्तक्षेप कर रहे हैं और कैसे सामंत खुद सामंत रखना स्टार्ट कर दे रहा है। तो एक प्रकार से आप देखते हैं कि भारत में भी वेतन के बदले में अनुदान के रूप में भी जैसा कि रामस्वरूप शर्मा कहते हैं कि मंदिरों को बड़े पैमाने पर भूमि दान में दी गई, उसी के कारण सामंत व्यवस्था का जन्म हुआ। ये रामस्वरूप शर्मा कहते हैं इंडियन फ्यूडलिज्म के तहत। हालांकि और भी इतिहासकारों के उसमें अलग अलग डिबेट, हम वहां नहीं जाएंगे। तो हम उसमें नहीं जाएंगे। तो आपको ये बता रहे हैं कि आप देखिए कि दिल्ली सल्तनत से पहले भारत में सामंतवादी सिस्टम है जो एक प्रकार से इसी तरीके की व्यवस्था है जैसे कि दिल्ली सल्तनत में इक्ता पे भी हम बात करें। इसी प्रकार से जो मुस्लिम शासन था, जो मध्य एशिया था, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, तो वो जो क्षेत्र था उस क्षेत्र में क्या था कि वहां पर शासन व्यवस्था को सही ढंग से चलाने के लिए मुसलमानों या तुर्कों ने इक्ता व्यवस्था को लागू कर रखा था अपने क्षेत्र में, जिसमें कि खास करके इस्लामिक राज्य में ये बताते हैं। आप हरिश्चंद्र वर्मा की किताब पढ़ोगे, पेज संख्या 338 से लेकर के करीब 10-12 पेज और है, इसमें बहुत ज्यादा विस्तार से एकता व्यवस्था के विषय में लिखा गया। अन्य किसी किताब में आपको जल्दी नहीं मिलेगा। हरिश्चंद्र वर्मा का जो मध्यकालीन भारत भाग 1 है उसमें पेज संख्या 338 से शुरुआत है एकता की। तो उसमें बताया गया है कि कैसे एशिया, मध्य एशिया में एकता व्यवस्था और कैसे इस्लामिक राज्य में एकता व्यवस्था है, उसके विषय में बहुत विस्तार से है। उसकी आपको बहुत ज्यादा जानने की आवश्यकता भी नहीं, फिर भी हम आपको बताते हैं, बता देना चाहते हैं थोड़ा सा संक्षिप्त में कि इसमें भी 2-3 राजवंश या खलीफास हुए, जिसमें अब्बासी खलीफा कहते हैं कि अब्बासी खलीफा जिनका टाइम पीरियड है 754 ईस्वी से 861 ईस्वी, 754 ईस्वी से 861 ईस्वी। उसके बाद दूसरा बड़ा राजवंश का नाम मिलता है बुइद खलीफा, जिसमें 945 से 1055 ईस्वी, 945 से 1055 ईस्वी। और इसी के बाद सल्जुक डायनेस्टी या सल्जुक में जो खलीफास हुए उसमें है 1037 से 1157 के समय। कहते हैं कि ये जो 3 मैंने बड़े
राजवंशों के नाम गिनाए या खलीफा के नाम गिनाए, इन लोगों के समय में एकता व्यवस्था का जन्म हुआ, ऐसा निष्कर्ष के रूप में हरिश्चंद्र वर्मा की किताब से पता चलता है। मूलतः जो मेन फोकस है वो बताते हैं कि सल्जूक डायनेस्टी से एकता की शुरुआत को मानना बेहतर होगा। हालांकि इसी किताब में लिखा है कि जैसे ही इस्लाम धर्म का विस्तार होना शुरू हुआ, उसी के साथ साथ एकता का भी उद्भव होना शुरू हुआ। तो उसी के साथ साथ एकता व्यवस्था की भी शुरुआत हो गई। हरिश्चंद्र वर्मा की किताब में देखिए साफ साफ ये लिखा हुआ है, मुस्लिम दुनिया के, मुस्लिम दुनिया मतलब इस्लामिक दुनिया, मुस्लिम दुनिया के विस्तार के साथ ही राज्य का सैनिक उत्तरदायित्व भी बढ़ गया। शक्तिशाली सेना रखने के लिए अधिकाधिक भूभाग की आवश्यकता पड़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप एक नई व्यवस्था का जन्म हुआ, जिसे अक्ता या इक्ता कहा गया है। एक बात यहाँ ध्यान दीजिएगा, हरिश्चंद्र वर्मा की जो किताब है उसमें इक्ता ना लिख करके अक्ता कहा गया है। अक्ता, अक्ता, तो दोनों का मतलब एक ही है, चाहे इक्ता कहिए या अक्ता कहिए, इक्तेदार कहिए, मुफ्ती कहिए, ये सब इसी के अंतर्गत आता है, जिसे अक्ता कहा गया। विद्वान मानते हैं अक्ता शब्द की उत्पत्ति उसी मूल अरबी धातु से हुई जिसे कतैया शब्द बना है। इस प्रकार इस्लाम धर्म के, जो मैं आपको बताया था कि इस्लाम धर्म के उद्भव के साथ ही एकता के शुरुआत को देखते हैं। इस प्रकार इस्लाम धर्म के प्रारंभ से ही राज्य की सेवा करने के बदले पुरस्कार स्वरूप अक्ता प्रदान करने का प्रचलन शुरू हो गया। कहने का मतलब जब इस्लाम धर्म बढ़ना शुरू हुआ और जो धार्मिक मतावलंबी थे या जो लोग इस्लाम धर्म के बढ़ाने के लिए प्रयासरत थे, उनको पुरस्कार के स्वरूप में शुरुआत में एक भूमि का जो आवंटन किया गया, वहीं से अक्ता व्यवस्था को जोड़ करके देखते हैं। भारत में जो अक्ता प्रणाली या एकता प्रणाली है, इसकी शुरुआत तुर्कों के आगमन के साथ होती है, अर्थात मुसलमानों के आगमन के साथ होती है भारत में। ये जो अक्ता शब्द है या एकता शब्द है, यह अरबी भाषा का शब्द है और इसका जो अभिप्राय, जो इसका अर्थ है, वह है भूमि का टुकड़ा, भूमि का टुकड़ा या जमीन का टुकड़ा। आपको जब मैंने सामंतवादी बताया तो वहां पर भी इसी प्रकार भी सामंत का अर्थ होता था, ठीक है। और आपको मनसबदारी जब पढ़ोगे, जागीरदारी पढ़ोगे, तो जागीर का भी मतलब इसी से जुड़ा हुआ एक प्रकार से आपको दिखता है। तो अक्ता, ये सवाल ये पूछा जाता है कि जो अक्ता या इक्ता है, यह शब्द किस भाषा का है। तो आपको ये बात नोट कर लीजिए, ध्यान रखना है कि इक्ता शब्द किस भाषा का है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इक्ता शब्द अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है भूमि का टुकड़ा। इसका अर्थ यूरोपीय इतिहासकारों ने दूसरे अर्थ में भी परिभाषित किया है, जिसको असाइनमेंट से जोड़ करके यूरोपीय इतिहासकारों ने परिभाषित किया, जिसको जो बात और इतिहासकार हैं वो नहीं मानते, तो कहते हैं कि यह एक प्रकार से भ्रामक शब्द है और यह एकता शब्द का सही उच्चारण नहीं करता है। उससे
सही बात का पता नहीं चलता है, इसलिए यह जो शब्द है भ्रामक है, मतलब असाइनमेंट। तो यूरोपीय इतिहासकारों ने अक्ता के बजाय असाइनमेंट शब्द का प्रयोग किया, जिसको बाकी के इतिहासकार सही नहीं मानते हैं, या भारतीय इतिहासकार कह सकते हैं आप। कुछ लोगों ने इसी, जो आप फ्यूडलिज्म पढ़ोगे, जब यूरोपीय फ्यूडलिज्म, तो उसमें एक शब्द आता है फीफ। फीफ का भी मतलब भूमि का टुकड़ा होता है या जागीर होता है, तो उससे भी जोड़ करके इस शब्द को देखा गया है, लेकिन आ, उससे भी सटीक अर्थ नहीं निकलता है। तो आ, जो एक बात ये भी है कि जब शुरू में जब भूमि का आवंटन किया गया, जब मुस्लिम राज्य में, इस्लामिक दुनिया में, तो उस समय सही सही उच्चारण जो इक्ता शब्द है, यह उल्लेख नहीं मिलता है। वहां भिन्न भिन्न तरीके से है, अक्तलाम है, तो कहीं पे अक्ता है, तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट शब्द है। तो उसको अपने अपने हिसाब से इतिहासकारों ने इसीलिए परिभाषित भी किया। तो आपको केवल बाकी चीजें बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल इतना ध्यान देना है कि इक्ता शब्द अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ भूमि का टुकड़ा होता है। अब बात आती है कि भूमि का टुकड़ा, तो ये भूमि का टुकड़ा क्यों दिया गया, किसी और फिर कैसे इक्ता की शुरुआत हुई। तो आप भारत में जो मोटी मोटा या मुख्य रूप से एकता की शुरुआत माना जाता है, एकता की शुरुआतकर्ता के रूप में, तो उसमें दिल्ली सुल्तान, जो दिल्ली सल्तनत या सुल्तनत का जो वास्तविक संस्थापक था इल्तुतमिश, उसको माना जाता है। इल्तुतमिश को वास्तविक रूप से भारत में एकता की शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है। लेकिन ये जो क्लास है, ये एक प्रकार से थोड़ा स्टैंडर्ड और नेट जीआरएफ की क्लास है, तो आपको थोड़ा और ध्यान देना है। किताब में जब आप डिटेल में पढ़ोगे, विस्तार से पढ़ोगे, तो आपको मिलेगा कि एकता की शुरुआत मोहम्मद गौरी के समय से एक प्रकार से हो चुकी थी, क्योंकि मोहम्मद गौरी के विषय में कहा जाता है कि उसने जो क्षेत्र विजित किया, तो उसने अपने क्षेत्रों को कुतुबुद्दीन ऐबक और जो अन्य अमीर थे उनको भूमि के रूप में आवंटित किया। तो वहां से भी एकता की शुरुआत को देखते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यदि एग्जाम में सवाल आता है, खास करके नेट जीआरएफ में, कि एकता का एक प्रकार से शुरुआत करने में भारत में मोहम्मद गौरी का भी किसी न किसी रूप में योगदान था, फिर आगे ये उसमें लिखा होगा कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो आप इस कथन को गलत नहीं मानना है, ये भी कहीं ना कहीं सही बैठता है। एसएससी, यूपी, पीसीएस वगैरह में तो यही पूछा जाएगा किसने शुरुआत किया, तो वहां पर आपको इल्तुतमिश ही सही टिक करना है। लेकिन जब क्वेश्चन को थोड़ा सा, वहां इल्तुतमिश वाला भी होगा और मोहम्मद गौरी वाला भी होगा, जब मतलब चारों में से कितने कथन सही है, तब आपको मोहम्मद गौरी की भी बात सही सही होगी, तो पूरी तरीके से गलत नहीं होगी। तो यही ध्यान रखना, मेरा मोहम्मद गौरी को बताने का यही मतलब। और ये भी कहते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी जब वो गद्दी पे बैठा, तो इल्तुतमिश को बदायूं का इक्तेदार नियुक्त किया। ये भी सवाल आता है कि जिस समय, ये सवाल आता है एग्जाम में कि जिस समय इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा, तो उस समय वह कहां का सूबेदार था। तो बदायूं का ये ध्यान रखना है आपको, बदायूं का। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसे बदायूं का भी सूबेदार नियुक्त कर रखा था एक प्रकार से,
तो उसको भी मतलब जोड़ करके देखते हैं। तो प्रारंभ मतलब पहला नाम आपको मोहम्मद गौरी का ध्यान रखना है। दूसरा जो वास्तविक संस्थापक है भारत में एकता व्यवस्था का वो है इल्तुतमिश। तो इतना आपको ध्यान रखना है। अब सवाल ये उठता है कि भारत में एकता व्यवस्था के लागू करने के पीछे क्या कारण थे? कोई बता सकता है? एकता सर व्यवस्था। क्योंकि उसके बदले में बोलिए। सर क्योंकि उसके बदले में हम लोगों को पैसा जो धन होता है वो नहीं देना पड़ेगा, और जमीन के द्वारा ही वो लोग अपना जो जो उनकी इनकम होती है वो निकाल सकते थे। हम्म, तो इसीलिए उनको मतलब पैसा नहीं देना पड़ेगा। सामंतों को अगर हम लोग पैसा मतलब जमीन दे देंगे तो उन्हें हम लोगों को पैसे देने की आवश्यकता नहीं होगी। इसी वजह से लागू किया गया था सर। तो फिर तो यहाँ पर मेरा एक सवाल ये होता है कि फिर सामंतवादी व्यवस्था को ही क्यों नहीं लागू कर दिया गया? एकता को लागू करने की क्या आवश्यकता थी? बताइए। सर जहाँ तक हमें लगता है ना कि सर सामंतवादी व्यवस्था और इक्तादारी व्यवस्था दोनों लगभग एक ही था, बस नाम अलग हो गया था। सामंत सामंत जो हम लोग उस समय मतलब इंडियन के सिस्टम में देखते हैं तो फिर वो सामंतवादी हो जाता है, लेकिन अगर अरबी लोगों को में देखते हैं तो वो इक्तादारी व्यवस्था हो जाता है। हम्म, ये थोड़ा बहुत सही है। कारण देखो यहाँ क्या था कि सामंतवादी जो व्यवस्था थी वो भारतीय व्यवस्था थी, और जो एकता व्यवस्था है वो इस्लामिक व्यवस्था है, या मुस्लिम कह सकते हैं, मुस्लिम प्रशासनिक व्यवस्था है। तो जब मुसलमानों ने, तुर्कों ने भारत पर आक्रमण किया और यहाँ पर शासन का शुरुआत किया, मतलब भारत में दिल्ली सल्तनत की जब स्थापना हुई, तो एक तर्क ये भी उठता है कि इनके पास, मुसलमानों के पास इतना समय नहीं था कि वह भारतीय सामंतवादी व्यवस्था को अच्छे से समझ सकें कि कैसे चल रही है या किस रूप में चल रही है, और उनसे कैसे संपर्क स्थापित करके उनको अपनी ओर मिलाया जा सके। क्योंकि आप देखिए जो सामंतवादी सिस्टम था वहां पर क्या था कि राजा पूरी पूरी तरीके से सामंतों पर निर्भर हो गए थे, और जो सामंत थे वो राजा को मतलब दिशा निर्देश एक प्रकार से राजा को चलाने लगे थे। तो ऐसे में, और जब मुसलमानों ने भारत पर आक्रमण किया और जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई तो उनके पास इतना समय नहीं था कि उन लोगों से संपर्क स्थापित कर सके जो भारत के जो सामंत लोग थे, या जो सामंती व्यवस्था थी उसको अच्छे से समझ सके। उनके पास इतना समय नहीं था। एक और बात, वो अपनी एकता प्रणाली से बहुत अच्छे से चिर परिचित थे। तीसरी बात तीसरी बात क्या है कि जो लोग मुसलमानों के साथ भारत आए, मतलब जब तुर्कों ने आक्रमण किया तो उनके साथ अकेला कोई, तो जैसे मोहम्मद गौरी आया तो अकेला तो आया नहीं, उसके साथ बहुत सा सैनिक आया। तो वो जो सैनिक आए जिसमें से आपने देखा कि कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का शासक बन जा रहा है, फिर इल्तुतमिश को वास्तविक संस्थापक देखा जा रहा है, माना जा रहा है। तो ये जो लोग उनके साथ सैनिक आए उनको डायरेक्ट मतलब तुरंत लाभ पहुंचाना था। तुरंत क्या था कि उनको लाभ पहुंचाना था। तो ऐसे में अब कौन सा इतना शीघ्र व्यवस्था किया जाए जिससे सभी लोग तुरंत खुश हो जाए जो उनके साथ आए थे। तो अब क्या ये लोग करते क्या थे कि भाई इनके पास एक क्षेत्र बहुत ज्यादा होता था, क्योंकि कहीं जहां पर विजिट करते थे वो क्षेत्र इनका हो जाता था। तो अब उस क्षेत्र को संभालना था इनको। अब ये भारतीय सामंतवादी व्यवस्था को जानते नहीं थे तो उनसे ये उस व्यवस्था को कंट्रोल भी नहीं कर सकते थे, और इनको डायरेक्ट अपने सैनिकों को लाभ भी पहुंचाना था। तो ऐसे में इनको ये लगा कि क्यों ना हम अपना ये जो क्षेत्र विजिट कर रहे हैं ये अपने ही सैनिकों को आवंटित कर दें, तो सैनिक भी जो मेरे जो बड़े अधिकारी हैं वो भी खुश हो जाएंगे और उस क्षेत्र की व्यवस्था को भी संभाल लेंगे। एक कारण और था, जब ये तुर्कों ने भारत पर आक्रमण किया और
खास करके दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, तो इतनी बड़े पैमाने पर इनके पास नगद पैसा नहीं था, अर्थात नगदी रकम नहीं थी कि नगद वेतन दिया जा सके। तो इनके पास भूमि थी, तो कहीं ना कहीं इनको लगा कि भूमि को ही दिया जाए। तो ये एकमात्र आधार मेन कारण डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, तो मेन कारण इसको बताते हैं कि नगद न होने के कारण वेतन के बदले में, नगद वेतन के बदले में भूमि आवंटित किया गया। तो ऐसे एकता की शुरुआत के ये कारण हैं। अब क्लियर हुआ अंकित जी? यस सर। 4-5 कारण निकल करके आए ना। पहला तो आपको बताया कि सैनिकों को लाभ पहुंचाना था तुरंत। दूसरा, अपनी वो व्यवस्था से, एकता प्रणाली से वो बहुत अच्छे से मुस्लिम परिचित थे। तीसरा, यहाँ जो भारत की सामंत प्रणाली थी उसको अच्छे से वो जानते नहीं थे, और उनको समझने के लिए, भारतीय सामंतवादी प्रणाली को समझने के लिए उनके पास पर्याप्त समय भी नहीं था। नगद वेतन भी उनके पास नहीं था, इसलिए उसके बदले में भूमि ही एकमात्र उपाय था। और बहुत ज्यादा क्षेत्र विजित कर रहे थे, तो उसको कैसे संभाला जाए, किसको सौंपा जाए। थैंक यू सर। तो उसको कैसे संभाला जाए, इस वजह से उन लोगों ने, जो मुसलमान भारत आए, उन्होंने एकता व्यवस्था को भी लागू करना तत्काल में उचित समझा। एक कारण मैं और आपको बताना चाहूंगा, जब बाबर भारत पर आक्रमण करता है, इसको अभी और थोड़ा आप आसानी से समझेंगे। जब बाबर भारत पर आक्रमण करता है, खास करके आप 1526-27 के जो आक्रमण है, पानीपत का, खानवा का, चंदेरी का युद्ध है, तो अपने से उसके सैनिक क्या करते हैं, पानीपत के युद्ध के बाद वो कहते हैं कि हम अपने देश वापस जाएंगे। जो बाबर के साथ जो सैनिक आए थे, वो बोलते हैं कि हम अपने देश वापस जाएंगे। तो बाबर उनको मनाने के लिए कई प्रकार के प्रयास करता है, और उनके साथ जो एक टैक्स लगता था, तमगा नामक टैक्स था कि और क्या टैक्स था, तो उनको टैक्स माफ कर देता है सैनिकों को, और इस तरीके से डायरेक्ट लाभ पहुंचाता है, और कहता है कि बराबर की मतलब हिस्सेदारी हो जाएगी, आपको बहुत सा हम धन देंगे, इसलिए आप लोग वापस नहीं जाइए। तो वो कई प्रकार से मनाने का प्रयास करता है। तो आप यहाँ दिल्ली सल्तनत में समझिए इस बात को कि यह भारत जो देश था मुसलमानों के लिए अपरिचित थे, मतलब अच्छे से इसको नहीं जानते थे। तो आप भी किसी नए देश में या किसी प्रांत में जाते हो, तो आपका मन करता है कि कितनी जल्दी मैं अपने घर वालों से मिलूं या अपने घर वापस जाऊं। मेरे रिश्तेदार छूट रहे हैं, मैंने रिश्तेदार का मुंह नहीं देखा। तो ये एक आपको ये एक मन में ये कहीं ना कहीं से ये भाव उत्पन्न होता है। आज भी आप विदेश कमाने के लिए जाते हैं, तो आपका भी मन करता है कि कितना जल्दी मैं भाग करके अपने घर, अपने गांव, अपने देश वापस जाऊं। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि गवर्नमेंट क्या करती है, या विदेश में क्या होता है, आपकी सैलरी बढ़ा दी जाती है, तो आपको पैसे का लालच बढ़ा दिया जाता है, तो आप वहां पर भी रुक जाते हैं, या किसी दूसरे प्रांत में या दूसरे राज्य में भी आप नौकरी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, ना चाहते हुए, क्योंकि आपको पैसा ज्यादा मिल रहा है अपने राज्य की तुलना में। ठीक, तो उसी प्रकार से जब ये मुसलमान भारत आए, तो इनको भी कैसे न कैसे अपने सैनिकों को रिझाना था, अपनी तरफ खींचना था, रोक करके रखना था, क्योंकि यहाँ का जो वातावरण था वह भी उनके अनुकूल नहीं था। तो इन सब कारणों से, कई कारणों से एकता व्यवस्था को ही लागू करना मुसलमानों ने देश में उचित समझा और एकता सिस्टम को लागू किया। एकता व्यवस्था की एक इतिहासकार हैं जो सल्जूक डायनेस्टी से संबंध रखते हैं, तत्कालीन इतिहासकार हैं, सल्जूक डायनेस्टी से संबंध रखते हैं, वो है निजामुल्क तुसी। ये लिख लीजिए आप लोग, क्योंकि कई बार पूछा जाएगा। पहला, एकता के विषय में विस्तार से किस किताब में उल्लेख मिलता है, तो मैं बता रहा हूं आपको। एक इतिहासकार हैं निजाम उल मुल्क तुसी, निजाम उल मुल्क तुसी, ये सल्जूक डायनेस्टी से संबंध रखते हैं। इनकी किताब का नाम है सियासत नामा। इनकी किताब का नाम है सियासत नामा। ये नीट के एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। निजामुल्क तुसी, इनकी किताब का नाम है सियासत नामा।
इस किताब में ही सबसे पहले सबसे विस्तृत वर्णन एकता के विषय में मिलता है, या एकता के विषय में उल्लेख मिलता है इसी किताब में। तो इस किताब में निजाम उल तूसी ने बताया, इस किताब में निजाम उल मुल्क तूसी ने बताया कि यदि इस्लामिक देशों में खुरासान को छोड़ दिया जाए, निजाम मुल्क तूसी कहते हैं कि यदि इस्लामिक देशों में खुरासान को छोड़ दिया जाए तो कोई भी ऐसा देश नहीं था जो सभी को, अपने सैनिकों को नगद वेतन अदा कर सके। तो उन लोगों ने, जो बाकी इस्लामिक देश थे, नगद वेतन ना होने के कारण बदले में भूमि को ही वेतन के रूप में प्रदान करना उचित समझा, ऐसा निजाम उल तूसी कहते हैं। तो अब आपको ये एथेंटिक कारण मिल गया निजाम उल तूसी के द्वारा कि नगद वेतन के बदले में जब भूमि को आवंटित किया गया तो उसी को एकता कहा गया, और इसी कारण से विशेष करके एकता की शुरुआत हुई, ऐसा निजाम उल तूसी मानते हैं। अब कंडीशन क्या था कि एकता के साथ साथ आपको एकता मिल गया किसी को, नगद वेतन के मतलब शासन प्रशासन में जो सैनिक है उन्हें वेतन के बदले में भूमि आवंटित कर दी गई। अब उनकी भी कुछ ड्यूटीज होती थी, उनके भी कुछ कर्तव्य होते थे जिनका उन्हें निर्वहन करना पड़ता था। तो शुरुआत में क्या था कि बहुत ज्यादा, जब एकता की शुरुआत हुई तब उनको ड्यूटी वगैरह बहुत ज्यादा मतलब नियम कानून से मतलब नहीं होता था, न्यायिक अधिकार भी इसमें खैर नहीं थे। तो लेकिन बुद्ध के जो बुद्ध शासन काल मैंने बताया आपको, उसमें कहते हैं कि उनको न्यायिक अधिकार भी उन लोगों ने जबरदस्ती हासिल कर लिया था। जैसे कि सामंतवादी सिस्टम में आप देखिए कि जब सामंतों को भूमि आवंटित की गई तो उसके साथ साथ राजा ने उस क्षेत्र का न्यायिक अधिकार भी सामंत को दे दिया। लेकिन एकता सिस्टम में ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ डायनेस्टी में मतलब जो बुद्ध वगैरह है उसमें ऐसा भी उल्लेख मिलता है। लेकिन जो विशेषता में आता है एकता में, उसमें न्यायिक अधिकार इन लोग को नहीं होते हैं फाइनली। तो इस तरीके से एकता का जो स्वरूप है, तो इनको खास करके आप दिल्ली सल्तनत में क्या हुआ कि इल्तुतमिश ने जब एकता को शुरुआत किया भारत में, तो उसने अपने सैनिकों को नगद वेतन के बदले में भूमि आवंटित किया। तो उनको बताया कि कुछ आपके कर्तव्य भी होंगे, कुछ आपको काम भी करना पड़ेगा। तो उसमें जो पहला कर्तव्य था कि आप सैनिक रखेंगे, दूसरा घुड़सवार रखेंगे, और इन घुड़सवारों को, सैनिकों को वेतन आपको जो भूमि आवंटित की गई है उसी से देंगे। मतलब उसी से आपको जो लगान मिलेगा, जो राजस्व मिलेगा, उसी से आप अपने सैनिकों को वेतन अदा करेंगे। इल्तुतमिश के समय से ऐसा मिलता है। और क्या था कि जब सुल्तान को किसी से युद्ध करने के समय या उसको सैनिक प्रदर्शन के लिए आवश्यकता पड़ी, तब इक्तादारों को अपने सैनिकों को भी सुल्तान के लिए, सुल्तान के समर्थन में भेजना पड़ता है। चाहे कोई युद्ध हो या किसी प्रकार का प्रदर्शन हो, तो या उस क्षेत्र में सुल्तान आपके क्षेत्र में जाए तो उसकी जी हुजूरी में भी आप अपने सैनिकों को मार्च करेंगे। जैसे आज भी देखिए पीएससी मार्च करती है, जब कोई आपके क्षेत्र में जैसे मुख्यमंत्री आ जाए या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति पहुंच जाए, तो आप देखिए 2 दिन पहले से पुलिस का दस्ता मार्च करने लगा। तो इस प्रकार की इसको मतलब मैं आपको समझाने की वजह से बता रहा हूं। तब भी जैसे कि बलबन जब चलता था अपने मतलब
प्रांत में या क्षेत्र में, तो क्या होता था कि जितनी सेना होती थी उसके पीछे अगल बगल मतलब आगे आगे बलवान चलता था, पीछे अगल बगल सेना चलती थी, नंगी तलवारें लेकर के सब चलते थे। तो ये एक माहौल क्रिएट किया जाता। तो ऐसे समय में भी अगर सैनिक की आवश्यकता पड़ती तो आपको सेना भेजना पड़ता था, जो इक्तेदार होते थे। तो ये एकता की थोड़ी बहुत ड्यूटी थी। बाद में इसमें बहुत से परिवर्तन होते रहते हैं। शुरुआत दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश ने किया एकता का। एकता का एक और विशेषता है कि एकता वंशानुगत नहीं था। वंशानुगत मतलब कि आपको एकता मिला है तो जरूरी नहीं कि आपके बेटे को एकता मिले। दूसरी बात, ट्रांसफरेबल मतलब स्थानांतरित होता रहता था। मतलब आज एकता आपको यहाँ की मिली है, कल किसी दूसरे जगह की मिल जाए। तो इस तरीके से एकता स्थानांतरित होती रहती। मतलब आप आज इस क्षेत्र के एकतादार हैं, आज आप बनारस में नौकरी कर रहे हैं, कल हो सकता है आपको ट्रांसफर कर दिया जाए, आप लखनऊ में चले जाएं, या आज उत्तर प्रदेश में तो कल राजस्थान में। तो इसी प्रकार से एकता, इक्तेदार जो जिसको एकता मिलती थी उसे इक्तेदार, वली, मुफ्ती इत्यादि भी कहते थे। इक्तेदार, वली, मुफ्ती ये सब इक्तादार को कहा जाता था। तो उस समय में ही आज आपको यहाँ की एकता मिली है तो कल हो सकता है कि कुछ दिन बाद आपको दूसरे किसी तीसरे देश मतलब दूसरी जगह दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया जाए। आप मनसबदार में भी देखिए कि आप शासन कहीं कर रहे हैं, आपको जागीर कहीं की मिली हुई है, आप कहीं पर भी उसमें भी स्थानांतरित होने की विशेषता आपको मिलेगी, या जागीरदारी व्यवस्था में। इक्तादारी में भी ठेकेदारी प्रथा थी, जिसे आप इजारेदारी के रूप में देखते हैं। कहने का मतलब ये कि इक्तादार को जो अधिकारी होता था, उसमें बड़ा अधिकारी होता था, उसको नौकरी तो मिल गई बनारस में, लेकिन जमीन हो सकता है उसको बिहार की आवंटित कर दी जाए। तो अब बिहार की जमीन आवंटित कर दी गई तो उसका प्रशासन वो कैसे संभालेगा? तो वो क्या करता था कि उस जमीन को ठेके पे दे देता था। ठेके पे जब दे देता था तो उसी को इजारेदारी व्यवस्था कहते थे। आज भी क्या करते हैं कि बहुत से लोग अपने गांव को छोड़ करके चले आते हैं शहर में नौकरी करने के लिए, लेकिन गांव की जो जमीन है उनकी, वो क्या करते हैं, उसको कंट्राक्ट पे दे देते हैं। ठीक है, आप देखे होंगे कि उसको 2 क्विंटल अनाज पे या पैसे पे दे देते कि आप मुझे उतना अनाज देते रहो और उसको खेत देखभाल आप करो। तो ठीक वैसी प्रकार से उस समय जब कोई इक्तेदार भूमि को ठेके पर देता था तो उसे इजारेदारी कहते थे। इस तरीके से ठेकेदारी की प्रथा भी इक्तेदारी में व्याप्त है। और भी बहुत से फीचर्स हैं। अगर एक एक सारी चीजें मैं बताऊंगा तो अभी शासन का जो शासक है वो तो छूट जाएगा। इक्तेदार को क्या होता था कि जो राजस्व, जो इक्तेदार को जो भूमि आवंटित की गई उससे 2 प्रकार की आय होती थी। एक होता था फवाजिल और एक होता था माले वाजिब। एक होता था फवाजिल, दूसरा था माले वाजिब। तो जो फवाजिल था उसको बोलते हैं फवाजिल को बोलते हैं अतिरिक्त आय। अतिरिक्त आय से मतलब ये है कि आपको कोई जमीन आवंटित कर दी गई, इक्तेदार को कोई जमीन आवंटित कर दी गई, तो उससे जो एक्स्ट्रा इनकम होगी उसको आपको क्या करना पड़ेगा, केंद्र में जमा करना पड़ेगा। मतलब जो केंद्रीय राजस्व है वहां पर आपको वो जाकर के जमा करना पड़ेगा। और माल ए वाजिब का मतलब क्या है कि वो आपकी इनकम होगी। माल ए वाजिब क्या है कि जैसे आपको जो जमीन आवंटित की गई तो उसमें जो आपका हिस्सा होगा वो माल ए वाजिब कहलाएगा, और जो केंद्र का हिस्सा जो बचेगा उसे फवाजिल कहा जाएगा या अतिरिक्त इनकम कहा जाएगा। तो इस तरीके से आपको कुछ जो पैसा बचता था उससे, इक्ता वाली जमीन से, उसको आपको केंद्र के पास जमा भी करना पड़ता। तो आप अभी तक ये समझ लिए कि इक्ता का स्वरूप क्या है। इक्ता का इस्लामिक से भारत
करने में कैसे शुरुआत हुआ, क्या कारण थे। यहां तक आपने बलबन ने ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति की और इस अधिकारी का कर्तव्य था कि जो जिस क्षेत्र में इक्तेदार होगा वो अपने क्षेत्र में इक्तेदार सही से काम कर रहा है, सैनिकों को वेतन दे रहा है या नहीं दे रहा है, उसकी जांच पड़ताल करना और उस पर नियंत्रण रखने का काम ख्वाजा नामक अधिकारी करता था। ये ध्यान रखिएगा, ये सवाल भी पूछा जाता है कि इस अधिकारी की नियुक्ति किसने की, तो बलबन ने की थी। बलबन ने और क्या काम किया कि जितने भी इक्तेदार थे, खास करके दोआब क्षेत्र में 2000 इक्तेदारों की जांच करवाई और उन इक्तेदारों की जांच करवाई जो लोग अयोग्य हो गए थे, जो लोग योग्य नहीं थे, उनको सबको उनके पदों से हटा दिया बलबन